बच्चों, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद शिवानी। वी आर डूइंग चैप्टर 4 दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ योर 12th क्लास एनसीईआरटी बुक। सो फार वी हैव कवर्ड अप टू एक्सरसाइज 4.5 और आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखने वाले हैं व्हाट आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एंड देयरआफ्टर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 6 of exercise 4.6. So let's start. आज हम ये सीखेंगे कि व्हाट आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कब हम कहते हैं कि वो कंसिस्टेंट होती हैं एंड कब हम कहते हैं कि वे इनकंसिस्टेंट होती हैं, ये हम सीखते हैं। तो सबसे पहले जी, इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन के लिए पहले तो आपको एक इक्वल टू का साइन चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ होना चाहिए, राइट हैंड साइड में कुछ होना चाहिए एंड वो बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो जहां पे लेफ्ट हैंड साइड होता है, राइट हैंड साइड होता है एंड बीच में इक्वल टू का साइन होता है, उसको हम बोलते हैं एक इक्वेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख लूं x प्लस 2y इक्वल टू 2, ठीक है, ये है मेरी लेफ्ट हैंड साइड x प्लस 2y, 2 है यहाँ पे मेरी राइट हैंड साइड एंड बीच में क्या है, इक्वल टू का साइन है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, हमारी एक इक्वेशन है। ठीक है, अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो गया? मान लो मैं एक से ज्यादा इक्वेशंस लिख लेती हूँ। ठीक, जैसे पहले मैंने लिख लिया था x प्लस 2y इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बनाते हैं। मैं लिख लेती हूँ x प्लस 2y इक्वल टू 2 और फिर लिख लेती हूँ 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। तो ये मैंने क्या किया बेटा, दो इक्वेशंस इकट्ठी लिख ली। ठीक है, अब ये दो इक्वेशंस हैं तो इनको मैं बोलूंगी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में दो ही इक्वेशन हो, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती है। सो दिस इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ये या तो कंसिस्टेंट हो सकता है या फिर इनकंसिस्टेंट हो सकता है। ठीक है, क्या मतलब कि कंसिस्टेंट हो सकता है या इनकंसिस्टेंट हो सकता है? अगर ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इसका कोई सॉल्यूशन निकल जाए, हम इसका कोई सॉल्यूशन फाइंड कर सके, तो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। और अगर इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकले देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। सोल्यूशन का मतलब कि आपके पास x और y जो वेरिएबल्स हैं उनकी कोई वैल्यूज आप फाइंड कर पाए जो इस सिस्टम को सेटिस्फाई करती हो। मतलब अब आप ऐसा x और y ढूंढ पाए जिनकी वैल्यूज आप पुट करें तो x प्लस 2y 2 के बराबर हो जाए एंड 2x प्लस 3y जो है वो 3 के बराबर हो जाए। अगर ऐसे x और y मिल जाते हैं आपको तो कंसिस्टेंट हो जाएगा, और अगर ऐसे x एंड y एग्जिस्ट नहीं करते तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अब मैट्रिक्स फॉर्मूला से हमें कैसे पता चलता है कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? ये हम जानेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर एग्जाम्पल्स। और एग्जाम्पल मैं ले रही हूं एक्सरसाइज जो हमारी लास्ट है 4.6 के क्वेश्चन सॉल्व करके। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख लिया एक्सरसाइज 4.6 का एंड इसमें क्या दिया है, हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दी है x प्लस 2y इक्वल टू 2, 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट देखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इसे दूसरी तरह से लिखना पड़ता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि बताइए ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, देखो the given system of equations can be written as, कैसे लिख सकते हैं इसको हम, it can be written as ax equal to b। क्या लिख दिया मैंने, ये a क्या है, x क्या है, b क्या है। ठीक है, a जो है वो मेरी एक मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स की एंट्रीज क्या होंगी भाई, देखो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो पहली एंट्री 1,
y का कोफिशिएंट क्या है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। फिर x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2, तो सेकेंड रो में आ गया 2। एंड y का कोफिशिएंट देखिए 3, तो यहाँ पे आ गया 3। तो A मैट्रिक्स बन गई। X मैट्रिक्स मेरी क्या बन जाएगी, ये जो वेरिएबल्स हैं, कौन से वेरिएबल्स हैं मेरे पास इस एक्सरसाइज में, एक है x और दूसरा है y। सो x y, ठीक है। एंड B मैट्रिक्स में क्या आ जाएगा, B मैट्रिक्स में आ जाएंगे मेरे ये वाले कॉन्स्टेंट्स जो राइट साइड पे है। कौन से हैं, एक 2 है और एक 3 है, ठीक है। तो 2 3, ये बन गया मेरा B मैट्रिक्स। तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैंने कैसे लिख दिया, एज Ax इक्वल टू B, जहां पे A ये मेरा कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट्स जो इनके वेरिएबल्स के हैं 1 2 2 3, x है जो मेरे वेरिएबल्स है x y, एंड B मैट्रिक्स में मेरे पास आ गए ये जो राइट हैंड साइड पे जो कॉन्स्टेंट्स हैं 2 एंड 3, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, देखिए। नाउ हम क्या करेंगे, ये जो A मैट्रिक्स है ना, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A हो जाएगा डिटर्मिनेंट 1 2 2 3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1 3s are 3 minus 2 2s are 4, 3 minus 4 is -1 which is not equal to 0, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स जो है वो 0 के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो इस केस में द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ना बेटा, इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सिंगल सॉल्यूशन, ठीक है। देयरफॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कैसा है, कंसिस्टेंट, राइट। अच्छा, ये तो मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब 0 नहीं आया वो केस डिस्कस हो गया। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाता तो हम क्या करते, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाता है तो हमारे पास दो केसेस आते हैं। चलिए सीखते हैं क्या। देखो, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम कन्वर्ट कर देते हैं, हमने एग्जाम्पल से सीखा, इनटू द इक्वेशन ax इक्वल टू बी। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप में हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए या तो 0 होता है या फिर नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है। नॉट इक्वल टू 0 वाले केस में यूनिक सोल्यूशन होता है, सिंगल सोल्यूशन होता है, एंड द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट हो जाता है। बट अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाए तो क्या होगा, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाए तो इसमें फर्दर 2 केसेस आ जाएंगे। हम क्या फाइंड करते हैं इस केस में, हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ये जो मैट्रिक्स है बी इनटू जो बी मैट्रिक्स है वो 0 आ जाए, ठीक है, अगर वो 0 आ जाए तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है ये कंसिस्टेंट भी हो सकती है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। ये या तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगी या फिर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, एक हो या ज्यादा हो, अगर सॉल्यूशन आ गया तो मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, जब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 हो जाएगा तो आपकी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट भी हो सकती है और कंसिस्टेंट भी हो सकती है। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गए तो ये कंसिस्टेंट होती है, ठीक है, और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं आए तो वो केस में क्या होता है कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होती है, राइट। दूसरा केस देखो, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है और एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो हमारा जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसका कभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमेशा इनकंसिस्टेंट होगी। तो हमने क्या बातें सीखी, हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हमें गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कन्वर्ट कर देना है इनटू ax इक्वल टू बी फॉर्म में।
फिर हमें सेकेंड स्टेप में ये जो ए मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट या तो 0 के बराबर होगा या नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो काम ही खत्म हो जाएगा, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। बट अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाए तो क्या होगा, तो दो केसेस बन जाएंगे। ठीक है, फिर हम क्या फाइंड करते हैं, फिर हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं एंड एडजॉइंट ऑफ ए को हम बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो मैट्रिक्स बी है ना, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 आ जाए तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट भी हो सकती है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकती है, दोनों केसेस हो सकते हैं। बट अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, किस केस में, जब डिटर्मिनेंट 0 है मगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इनकंसिस्टेंट ही होना पड़ेगा, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसका कोई भी, इनकंसिस्टेंट का मतलब कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसका कभी भी कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। कंसिस्टेंट का मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इनकंसिस्टेंट का मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमने देख लिया एंड ये हमने रूल समझ लिया कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आएगा तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो क्या होगा। अब इसके बाद हम करते हैं हमारी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दी हैं दैट इज 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, सो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसे लिख सकते हैं हम, कैन बी रिटन एज ax इक्वल टू b। अब यहां तक तो आप सबको समझ आ चुका है। वेयर a क्या है, a इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो लिख दीजिए कोफिशिएंट्स जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, 2 माइनस 1, इसका क्या है कोफिशिएंट 1 और इसका भी क्या है y का 1 1 1। ठीक है, और x जो मैट्रिक्स है वो कौन सी मैट्रिक्स है, x y। ठीक है, इसमें वेरिएबल्स आ गए एक्स वाई, और बी जो है मैट्रिक्स उसकी एंट्रीज है 5 4 5 4। ठीक है, समझ में आ गया आपको, ए मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स, ए एक्स इक्वल टू बी। नाउ अब हम क्या फाइंड करते हैं फर्स्ट स्टेप में, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। नाउ बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट 2 माइनस 1 1 1, तो ये क्या हो गया, 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज माइनस 1, सो 2 माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, 2 प्लस 1 which is equal to 3 which is not equal to 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो आ गया एंड नॉन जीरो के केस में हमने क्या सीखा है, देखो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो therefore ये जो है द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कैसा है जी, कंसिस्टेंट, इसका तो यूनिक सोल्यूशन होगा, ये तो कंसिस्टेंट है। दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। 3 में जो हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए हैं दैट इज x प्लस 3y इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 6y equal to 8. Now the given system of equations can be written as ax equal to b. ठीक है, where a matrix क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है 1, इसका कोफिशिएंट क्या है 3, इसका है 2 एंड इसका है 6, तो ये बन गई मेरी ए मैट्रिक्स। एक्स मैट्रिक्स में आ जाएंगे वेरिएबल्स कौन कौन से, एक्स वाई, और बी मैट्रिक्स में आ जाएंगे कोफिशिएंट्स 5 एंड 8 5 8। ठीक है, अब क्या करेंगे नेक्स्ट, नाउ we will find determinant of A. Now determinant of A is the determinant 1 3 2
6 और ये क्या आ जाएगा 1 6 आर 6 माइनस 2 3 आर 2 3 आर कितना है यहाँ पे 6 हो जाता है. सो दिस इज इक्वल टू 0. 6 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0. देखिए अब कौन सा केस आ गया हमारे पास. अब हमारे पास ये केस आ गया व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाए 0. तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना पड़ता है एडजॉइंट ऑफ ए और उसे बी से मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता है. ठीक है. नाउ एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए हमें कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे. नाउ A11 और कौन सा है A12 A21 A22 ये कोफैक्टर्स हो जाएंगे. ठीक है. इस एलिमेंट का जो कोफैक्टर होगा सॉरी यहाँ पे ये जो ए मैट्रिक्स है इसका जो कोफैक्टर होगा 1 का दैट वुड बी A11. इसका जो कोफैक्टर होगा दैट वुड बी A12. 2 का जो कोफैक्टर होगा दैट वुड बी A21 और 6 का जो कोफैक्टर होगा दैट वुड बी A22. A11 फाइंड करते हैं. A11 के लिए रो एंड कॉलम छुपा देंगे. पीछे क्या बच गया 6. सो साइंस भी मैं आपको याद होंगी कैसा होता है प्लस माइनस माइनस प्लस. सो प्लस बाहर प्लस लगेगा एंड इसका रो 1 का रो एंड कॉलम छुपाने से आ गया 6. सो प्लस 6 इज इक्वल टू 6. ठीक है. प्लस मैंने जान के इसलिए लिखा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि ये प्लस और माइनस ये मैंने ऊपर क्या लिख दिया है. राइट. ये आप हमने पहले किए हुए हैं डिटेल में फिर भी मैंने लिख लिया. चलिए सेकेंड इसका कोफैक्टर है जी A12. अब इसके कोफैक्टर के बाहर क्या लगेगा माइनस का साइन आएगा. इसका रो एंड कॉलम छुपा दीजिए. क्या बचा 2. सो माइनस ऑफ 2. अब नेक्स्ट इस 2 का कोफैक्टर साइन क्या आएगा देखिए क्या लिखा है माइनस रो एंड कॉलम छुपा दीजिए. पीछे क्या बचा 3. अब A22. ठीक है. ये 22 एलिमेंट है. इसका कोफैक्टर क्या होएगा पहले तो प्लस लिख लूं मैं देन रो एंड कॉलम छुपा दो तो क्या बचता है 1 +1 या 1 लिख सकते हैं इसको. ठीक है. कोफैक्टर्स आ गए. देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए क्या मैट्रिक्स बनेगी 6 -2 -3 1 -3 1. ठीक है. दिस इज माई एडजॉइंट ऑफ ए. अब मुझे नेक्स्ट क्या फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी. नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो मैट्रिक्स है वो क्या आ जाएगा क्या वैल्यू आ जाएगी उसकी मेरे पास बेटा. ये देखिए एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पुट करते हैं. ये आ गया 6 -3 -2 1 इंटू बी मैट्रिक्स. बी मैट्रिक्स क्या है उसकी एंट्रीज है 5 8. एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी. अब देखो ये क्या बना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 into 5 6 5s are 30 plus -3 into 8. ठीक है. दैट इज -24. तो 30 - 24 will be equal to 6. then first row second column. Okay, first row first column and then second row first column. -2 into 5 is -10 plus 1 into 8 is +8. So -10 plus 8 that would be equal to देखो. Okay, second row first column -2 into 5 is -10 plus 1 into 8 is 8. So -10 plus 8. So that would be equal to -2. अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की ये वैल्यू आ गई. क्या ये जीरो मैट्रिक्स है नहीं है. दिस इज नॉट अ जीरो मैट्रिक्स. ठीक है. अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आ जाए. देखो डिटर्मिनेंट हमारा 0 आया था बट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आया तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा होगा इनकंसिस्टेंट. इसका मतलब क्या है कि इस सिस्टम का कोई भी सोल्यूशन नहीं है. नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हमारा 0 है बट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है. देयरफॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कैसा है इनकंसिस्टेंट.
कंसिस्टेंट। सबको बात समझ में आ गई? ओके, तो ये भी केस हमने देख लिया, जब डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है मगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारा इनकंसिस्टेंट हो जाता है। सो नेक्स्ट इज जी क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ से हमारे पास 3x3 मैट्रिसेस शुरू हो रही हैं। इक्वेशन देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z equal to 2, then ax plus ay plus 2az equal to 4। ठीक है, तो अब देखो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का हमें बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। थर्ड इक्वेशन को मैं किस तरह से लिख सकती हूँ? थर्ड इक्वेशन को देखो, मैं a अगर कॉमन ले लूँ, ठीक है, अगर a कॉमन आ सकता है, इसमें भी a है, इसमें भी a है, इसमें भी a है, लेफ्ट हैंड साइड में से अगर मैं a कॉमन ले लूं तो बेटा मेरा क्या बन जाएगा? a x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बन गया? x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 4 अपॉन a। ठीक है, सो दिस वॉज माई इक्वेशन नंबर 1, ये 2 है, एंड 3 को मॉडिफाई करके ये जो थर्ड था, अब ये मैं बना लेती हूँ मेरी इक्वेशन नंबर 3। ए मैंने कुछ नहीं किया, ए को कॉमन लिया एंड राइट हैंड साइड पे चला गया, 4/a बन गया ये। सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। तो ये जो 1 2 3 है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हम चेक करेंगे। नाउ इसको आप लिख सकते हो ax इक्वल टू b। a जो है वो क्या है? कोफिशिएंट्स देखिए, यहाँ पे x का कोफिशिएंट इज 1, देन y का भी 1, z का भी 1, यहाँ पे x का 2, y का 3, z का 2। अब ये वाली थर्ड इक्वेशन हम इसे मान रहे हैं, तो x का कोफिशिएंट इज 1, y का 1 एंड z का आ गया जी 2। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात? तो दिस इज माय A मैट्रिक्स। X मैट्रिक्स हो जाएगी वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या है? x, y, z। ठीक है, तीनों इक्वेशंस में। तो X मैट्रिक्स में आ जाएंगे वेरिएबल्स x, y, z, और B मैट्रिक्स हो जाएगी जो राइट हैंड साइड पे मेरे पास कोफिशिएंट्स हैं। क्या है? 1, सेकंड में 2, एंड थर्ड इक्वेशन हमारी ये बन गई है, तो इसकी राइट हैंड साइड पे है 4 अपॉन a। ठीक है, अब ये बन गया मेरा ax इक्वल टू b में a, x और b मैट्रिसेस मेरी ये है। नाउ पहला स्टेप क्या आता है मेरे पास? नाउ आई हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा डिटर्मिनेंट 1 1 1 2 3 2 1 1 2। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं हम। चलिए, ये क्या आ गया? देखो 1 फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर रही हूँ, 1 इंटू डिटर्मिनेंट में आ जाएगा 3 2 1 2, 3 2 1 2, माइनस 1 इंटू डिटर्मिनेंट में 2 2 1 2, 2 2 1 2, प्लस 1 इंटू डिटर्मिनेंट के अंदर 2 3 1 1, 2 3 1 1। ओके, अब देखो 3 2s are 6, minus 1 2s are 2, okay, minus 2 2s are 4, minus 1 2s are 2, plus 2 1s are 2, minus 1 3s are 3। अब देखिए 6 minus 2 is 4, minus 4 minus 2 is 2, plus 2 minus 3 is minus 1। ठीक है, तो ये क्या बन गया? 4 minus 2 minus 1, so this is 4 minus 3 which is equal to 1। क्या मेरा डिटर्मिनेंट 0 आया? जी नहीं, डिटर्मिनेंट बिल्कुल भी 0 नहीं आया। जब डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता तो डायरेक्टली हम लिख लेते हैं, ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। therefore the system is कैसा है जी? कंसिस्टेंट। और अगर आपसे कोई पूछ ले इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब x की भी एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, y की भी एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ज्यादा नहीं होगी। दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में अब देखो मेरी एंट्रीज क्या है? 3x माइनस वाई माइनस 2z
equal to 2, then 2y minus z equal to -1, and third is 3x minus 5y equal to 3. इसको कैसे लिख सकते हैं? ax equal to b, जहां पर a है मेरा 3 -1 -2, x देखो यहाँ पर x की टर्म ही नहीं है तो हम इसको लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस, ठीक है, 0 है ना, x की टर्म ही नहीं है, मतलब 0 है, यहाँ पर 0 को लिख सकते हो 0 इंटू एक्स, तो कोफिशिएंट आ जाएगा 0, y का कोफिशिएंट आ जाएगा 2, z का आ जाएगा जी -1. अब यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट 3, y का -5 और z है ही नहीं, तो मतलब आप उसको लिख सकते हो 0 इंटू z. सो दिस इज 0, राइट. ये बन गया मेरे पास A मैट्रिक्स. अब X मैट्रिक्स क्या है? X में आ जाएंगे वेरिएबल्स, 3x3 है, 3 वेरिएबल्स हैं x, y, z, ठीक है, x, y, z. और B मैट्रिक्स में आ जाती है राइट हैंड साइड 2 -1 3, 2 -1 3, ठीक है. तो अब क्या करेंगे? नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? 3 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0, ठीक है. अब ये डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है, राइट. तो हम कहाँ से कर रहे हैं? चलिए फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर लेती हूँ. अगर मैं फर्स्ट रो से एक्सपैंड करूंगी तो क्या आएगा? 3, ठीक है, एंड इसका रो एंड कॉलम छोड़ दीजिए. क्या बच गया? 2 -1 -5 0 माइनस ऑफ -1 का रो एंड कॉलम छोड़ दीजिए. पीछे क्या आ जाएगा? 0 -1 3 0 -2 प्लस ऑफ -2 हो जाएगा -2. इसका रो एंड कॉलम छोड़ दीजिए, बच जाएगा 0 2 3 -5, ठीक है. अब देखो ये क्या बन गया? सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू 3 इंटू, अब देखो यहाँ से 2 zeros are 0 -5 into -1 is +5, so 0 -5. ओके, माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाता है? प्लस. 0 इंटू 0 0 -3 इंटू -1 इज -3, सो ये क्या बन जाएगा आपके पास? +3. -2 इंटू 0 इंटू -5 इज 0 -3 इंटू 2 इज 6, सो -6 इंटू -2 दैट विल बी +12. अब ये क्या बन गया? 3 इंटू -5 विच इज -15, यहाँ पे 3 + 12 15, एंड -15 + 15 हो गया 0. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो मेरे पास 0 आ गया. जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाए तो हमें क्या निकालना पड़ता है? एडजॉइंट ऑफ ए. नाउ फॉर एडजॉइंट ऑफ ए हम फाइंड करेंगे कोफैक्टर्स a11 a12 a13 एंड सेकेंड रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स हो जाएंगे a21 a22 a23. देन उसके बाद क्या आ जाता है? a31 a32 a33 a11. अब देखो निकाल लेते हैं हम कोफैक्टर्स. देखिए ए मैट्रिक्स क्या थी मेरी? ओके, अब ये देखो ए मैट्रिक्स है. चलिए ये डिटर्मिनेंट पे देखते हैं. 3 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0, ठीक है. साइंस कैसे जाएंगे? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. ये क्यों आते हैं? ये मैंने आपको सिखाया हुआ है, चाहे तो पिछला वीडियो देख सकते हैं. चलिए प्लस लगेगा. अब 3 का रो एंड कॉलम छोड़ दो तो बच जाता है 2 -1 -5 0. 2 zeros are 0 -5 into -1 is +5, so 0 -5, ठीक है. ये हो जाएगा
-5. So plus of -5 is -5. A12 के लिए देखिए, दिस इज द एलिमेंट 1 2. अब यहाँ पे पहले ही एक, क्योंकि माइनस लगता है तो हम पहले ही माइनस लगा देते हैं, फिर हम इसका रो एंड कॉलम छोड़ दें तो बच जाएगा 0 0 0. -3 इंटू -1 इज -3. सो माइनस ऑफ माइनस विल बी प्लस. तो ये आ गया जी मेरा -3. A13 इसका पहले ही एक यहाँ पे प्लस लगेगा, फिर रो एंड कॉलम छोड़ दो. 0 इंटू -5 0, -3 2 जार 6. ठीक है, सो दिस इज -6. प्लस ऑफ माइनस इज -6, राइट. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है. A13 के बाद वी हैव टू फाइंड जी A21. ठीक है, A21 देखते हैं क्या आ रहा है. A21, राइट. A21 के लिए ये वाले एलिमेंट को देखो, इसमें पहले तो एक माइनस लग जाएगा, माइनस लग गया. फिर इसका अगर हम रो एंड कॉलम छोड़ दे, 1 0 0, -5 इंटू -2 दैट इज -10. ठीक है, सो ये आ जाएगा माइनस ऑफ -10 विच इज इक्वल टू +10. A22 मतलब कौन सा एलिमेंट, ये वाला. बाहर क्या लगेगा, प्लस लगेगा. लिखना नहीं होता प्लस, बट आप लोगों को समझाने के लिए, जैसे मैं माइनस लिख रही हूँ तो प्लस भी लिखती जा रही हूँ. ठीक है, सो प्लस लिख दिया. फिर ये वाला एलिमेंट है, इसका रो एंड कॉलम छोड़ना पड़ेगा. 3 0 0, -3 इंटू -2 इज -6. सो माइनस ऑफ -6 इज +6. सो प्लस ऑफ 6 विच इज इक्वल टू 6. A23 ये वाला देखिए, बाहर एक माइनस लगेगा. इस माइनस की वजह से नहीं, ये जो साइन हम अलॉट करते हैं, ये जो ऊपर मैंने लिखा है माइनस. ठीक है, अब इसका रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो. 3 इंटू -5 इज -15, -3 इंटू -1. सो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा. सो +3, -15 + 3 दैट विल बी -12. माइनस ऑफ -12 इज +12. A31 कौन सा वाला है, ये वाला एलिमेंट है 31. अब इसमें बाहर तो प्लस लग रहा है, देन इसका रो एंड कॉलम छोड़ दीजिए. -1 इंटू -1 इज +1, -2 इंटू -2, सो दैट इज -4. सो 1 माइनस ऑफ -4 इज +4. 1 + 4 इज 5. A32 पे आ जाते हैं. 32 वाला कौन सा एलिमेंट है, ये है. इसके बाहर कौन सा साइन लगेगा, माइनस का लगेगा, लिख देते हैं. नेक्स्ट, इसका रो छोड़ दो, इसका कॉलम छोड़ दो, तो क्या बचेगा डिटर्मिनेंट में. 3 इंटू -1 इज -3, -0 इंटू कुछ भी करो 0 ही रहता है. सो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -3. माइनस ऑफ -3 हो गया +3. ठीक है, नेक्स्ट देखिए A33 वाला जो एलिमेंट है वो ये है. ठीक है, अब क्या करना है, साइन तो प्लस का रहेगा, फिर रो एंड कॉलम छोड़ के 3 2 जार 6 -0. सो दिस विल बी इक्वल टू योर 6. ठीक है, कोफैक्टर्स आ गए. जब कोफैक्टर्स आ गए तो हम एडजॉइंट निकाल देते हैं. देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स में लिखने लगी हूँ. देखो, A11 A12 A13 फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे. -5 -3 -6. सेकेंड कॉलम में क्या आएगा, A21 A22 A23. 10 6 12, 10 6 12. थर्ड कॉलम में A31 A32 A33. 5 3 6. सो थर्ड कॉलम की एंट्रीज लिख देते हैं 5 3 6. ओके, तो ये बन गया जी मेरा एडजॉइंट ऑफ A. ठीक है, नेक्स्ट मुझे फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ A इंटू B, राइट. तो देखते हैं क्या बनता है. नाउ एडजॉइंट ऑफ A इंटू B जो है वो क्या आ जाएगा. पहले एडजॉइंट ऑफ A लिख लेते हैं. एडजॉइंट ऑफ A अभी अभी हमने निकाला, क्या था, -5 10 5 -3 6 3 -6 12 6. ये एंट्रीज थी इनटू बी मैट्रिक्स. बी मैट्रिक्स क्या दिया है हमारे पास क्वेश्चन में, बी हो गया जी राइट साइड के जो कॉफिशिएंट्स का कांस्टेंट्स का मैट्रिक्स था, उसकी एंट्रीज थी 2 -1 3. अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने वाली हूँ. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -5 इंटू 2 -10.
So this is minus 10 plus 10 into minus 1 minus 10 plus 5 3s are 15. ठीक है. Second, minus 3 into 2 is minus 6 plus 6 into minus 1 is minus 6 plus 3 3s are 9. Third row, third column, minus 6 into 2 is minus 12 plus 12 into minus 1 is minus 12 plus 6 3s are 18. ठीक है. अब देखो ये क्या बन गया, minus 20 plus 15, this is minus 5, minus 6 minus 6 minus 12 plus 9 minus 3, minus 12 minus 12 minus 24 plus 18, this is minus 6. तो ये जो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की मैंने वैल्यू निकाली वो बन गई मेरी ये वाली मैट्रिक्स. ठीक है. दिस इज अ नॉन जीरो मैट्रिक्स, ये कोई जीरो मैट्रिक्स के बराबर तो आया नहीं. ठीक है. अब मेरे पास कौन सा केस बन गया, कौन सा वाला केस बना मेरे पास? मेरे पास वो केस बन गया जहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है दैट इज इक्वल टू 0, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, बट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0. तो ये केस में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमने अभी देखा कैसी होती हैं, इनकंसिस्टेंट. ठीक है. तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा. नेक्स्ट हमारे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर. सो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 5x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 5. फिर 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 2. नेक्स्ट 5x माइनस 2y प्लस 6z इक्वल टू -1. अब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हम लिख सकते हैं एज ए एक्स इक्वल टू बी, जहाँ पे ए है जी कोफिशिएंट मैट्रिक्स, समझा चुकी हूँ इतनी बार. चलिए लिख लेते हैं 5 माइनस 1 4. फर्स्ट रो 5 माइनस 1 4. सेकेंड रो की एंट्रीज 2 3 5 2 3 5. थर्ड रो की एंट्रीज 5 माइनस 2 6 5 माइनस 2 6. ठीक है. ये ए मैट्रिक्स है. बी और पहले हम लिखेंगे एक्स मैट्रिक्स. एक्स मैट्रिक्स में आ जाएंगे मेरे वेरिएबल्स. क्या वेरिएबल्स हैं? एक्स वाई जेड. देखिए हर एक रो में वेरिएबल्स क्या है? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड. एंड बी मैट्रिक्स में आ जाएंगे कॉन्स्टेंट्स जो मेरे राइट साइड पे हैं. 5 2 माइनस 1 5 2 -1. अब ये क्या है कि एक्स इक्वल टू बी. अगर आप ए मैट्रिक्स इंटू एक्स मैट्रिक्स करेंगे तो यही मिल जाएगा आपको जो लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेशंस हैं. एंड बी मैट्रिक्स तो ऑफ कोर्स राइट हैंड साइड के कोफिशिएंट हैं, तो वो तो डायरेक्टली इसी के बराबर है. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप इज हम क्या फाइंड करते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए. नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें फाइंड करना है. तो ये आ गया 5 माइनस 1 4 2 3 5 5 माइनस 2 6. इसका डिटर्मिनेंट. ठीक है. इसका डिटर्मिनेंट जब मैं फाइंड करती हूँ, चलिए फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर रही हूँ. 5 इंटू डिटर्मिनेंट में क्या आ जाएगा? 3 5 माइनस 2 6 3 5 माइनस 2 6 माइनस ऑफ -1. सो दिस इज माइनस ऑफ -1 इंटू रो कॉलम छोड़ दो 2 5 5 6 2. ठीक है. सो 5 इसका रो एंड कॉलम छोड़ के बच गया 3 5 माइनस 2 6. देन माइनस ऑफ -1 इसका रो एंड कॉलम छोड़ दीजिए 2 5 एंड 5 6 2 5 5 6 प्लस 4. ठीक है. प्लस 4 इंटू डिटर्मिनेंट में आ जाएगा 2 3 5 माइनस 2 2 3 5 माइनस 2. 5 इंटू 3 6 आर 18. माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस 5 2s आर 10. ठीक है. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस 10. माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस 6 2s आर 12 माइनस 5 5s आर
25, okay, and plus 4. 2 into minus 2, minus 4, minus 5 3s are 15, right? अब देखो ये किसके बराबर बन गया हमारा, ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, 5 into 18 plus 10 is 28 plus 12 minus 25 which is equal to minus 13 plus 4 into minus 4 minus 15 is minus 19. ठीक है बेटा, अब देखो 28 into 5 कितना होता है, that is 140 minus 13 plus 4 into minus 19, so 19 4s are 76, so माइनस हो जाएगा तो minus 76, minus 76 minus 13 कितना हो जाएगा, minus 89, so 140 minus 89 that is equal to 51. ठीक है, तो जो आपका डिटर्मिनेंट आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, therefore determinant of A is equal to 51. This is not equal to 0. Hence the system is कैसा है, system of equations is consistent. I hope आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए. नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे नेक्स्ट वाले सारे क्वेश्चंस.